नमस्कार, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। इससे पहले हमने बहुत सारे शॉर्ट लेक्चर्स में आपको समझाने की कोशिश किया है कि किस तरह यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, वियना की संधि हुई और नेपोलियन बोनापार्टा का अंत हुआ, क्योंकि फ्रांस के लिए वो इम्पोर्टेंट टर्म थे। और आज हम बात करने वाले हैं इटली के एकीकरण की प्रक्रिया पर, क्योंकि इटली का एकीकरण करने से पहले आपको ये इटली का थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेना चाहिए। अगर देखा जाए तो इटली को 14वीं शताब्दी में 5 भागों में बांटा गया था। अगर देखा जाए तो वियना की संधि के पश्चात इटली 7 भागों में बढ़ जाता है। 7 भाग यानी 7 पार्ट्स में इटली डिवाइड हो जाएगा। अब आप ये सोचिए कि 7 भाग में इटली डिवाइड हो रहा है। बहुत सारी पुस्तक अलग अलग लिखती हैं, कई 13 लिख देते हैं, कई 14 लिख देते हैं। तो इस आंकड़े में मत जाइए, पर इटली का विभाजन वियना की संधि के बाद अधिक हो गया था। यहाँ तक की प्रक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। जाए कि इटली का सबसे पावरफुल राज्य कौन था उस टाइम में, तो देखा जाए तो सर्डिनिया था, जिसको हम सर्डिनिया कहते हैं। सर्डिनिया उस समय का सबसे शक्तिशाली राज्य था, जो कि आगे चल के आप देखेंगे कि इटली के जो 7 पार्ट होंगे, जो 7 पार्ट्स होंगे, 7 भाग होंगे, उनको एक करने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। अगर देखा जाए सर्डिनिया को, तो सर्डिनिया में उस समय आंदोलन भी चल रहे थे इटली को एक करने के लिए, क्योंकि आपको पता होगा ये एक तरह से सर्डिनिया राजधानी का काम कर रही थी। सर्डिनिया एक ऐसा ही पार्ट था जिसके पास आर्थिक स्थिति मजबूत थी, सैन्य शक्ति मजबूत थी, ताकि ये जो प्रक्रिया है ना इटली के एकीकरण का, उसको प्रक्रिया को पूर्ण कर पाए। समझ गए कि सर्डिनिया का इंपॉर्टेंट रोल था। पर देखिए, किसी न किसी काम के लिए आपको पता होगा सर्डिनिया जब इतना अच्छा रोल निभा रहा है तो इसके पीछे कुछ समस्या भी रही होगी। अगर कहा जाए तो इटली के एकीकरण में उस समय बाधा ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया जो था ये अपना साम्राज्य विस्तार करने में लगा था। और अगर कहा जाए, अगर इटली के जो 5 भाग मैं बता रहा हूँ या 7 भाग जो बता रहा हूँ, कुछ ऐसे मतलब रहे और कुछ ऐसे थे। तो होता क्या था कि जो ऑस्ट्रिया था उसके बगल में था, तो उसने 2 राज्यों पर अपना आधिपत्य जमा लिया था, यानी अपना पावर यूज कर रहा था उस पर। और कहा जाए आधिपत्य में था ऑस्ट्रिया के, तब होता क्या था कि इटली जो हो कभी एक हो ही ना पाए। उसका क्षेत्र जो सर्डिनिया था ये काफी ज्यादा पावरफुल था। अब जब सर्डिनिया इतना पावरफुल था, ये आगे चलकर क्या करेगा कि इन सभी पार्ट्स को एक करने की कोशिश करेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि इटली का एकीकरण जब तक 7 पार्ट एक नहीं होंगे तब तक वो हो नहीं पाएगा। पर ऑस्ट्रिया इसके लिए बाधा बना था। काफी लंबे टाइम तक स्ट्रगल हुआ, एक युद्ध भी हुआ इसके बीच में कि भैया तुम हट जाओ, तब भी ये हटता नहीं। देखिए, इस दुनिया में कहीं भी आंदोलन हुए हैं, चाहे इटली में, फ्रांस में, कहीं भी हुआ है, वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल वहां के विचारक या दार्शनिक निभाते हैं। तो फ्रांस में जैसे आपने देखा रूसो था, लॉक के विचार आए, वैसे हम इटली में देखेंगे इटली के जो क्रांति चल रही थी, इस क्रांति को विश्व के आधार पे बहुत सारे लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया। जैसे अगर पता होगा कि पहले इटली अपने क्षेत्र के लिए लड़ रहा था, फिर अगर देखा जाए तो जो राष्ट्रवाद की लहर जो दौड़ी, वो कहीं ना कहीं हम फिर से देखते हैं कि जो सर्डिनिया जो क्षेत्र था, सर्डिनिया में बहुत सारे विचारक थे, जो कि आगे चल के आपको देखने को मिलेगा ये पूरे इटली को एक करने में बहुत सहायक रोल निभाएंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम ग्यूसेप मैजीनी था। ग्यूसेप मैजीनी, इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। परंतु गैरीबाल्डो जो है, गैरीबाल्डी इसको कहते हैं, गैरीबाल्डी का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। यहाँ पर जो हो रहा है ग्यूसेप मैजीनी, गैरीबाल्डी जैसे लोगों का, तो ये क्या कर रहे हैं कि इटली में विचार को फैला रहे हैं, विचारों का प्रसार कर रहे हैं, ताकि हो क्या कि इटली में एक आंदोलन हो और सभी लोग क्या हो जाए, सातों पार्ट क्या हो जाए, एक हो जाए। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं गैरीबाल्डी हो गया। जैसे इन लोगों ने क्या किया, 1861 में इन लोगों की मदद 1861 में इन लोगों की बदौलत होता क्या है कि इटली का एकीकरण हो जाता है। जो ये एकीकरण की प्रक्रिया है वो पूरी हो जाती है। तो एकीकरण की प्रक्रिया के पश्चात हमें पता चलता है भैया अब राजा कौन बनेगा। समस्या ये भी खड़ी है कि भाई राजा कौन बनेगा, क्योंकि यहाँ पे तो देश आजाद हो गया। अब राजा की बात करें, एकीकरण तो कर दिए, अब राजा भी तो होगा कोई ना कोई, जो कि राजा इस सब चीजों को संभालेगा। क्योंकि फिर से अगर अगर राजा नहीं रहेगा तो फिर कभी ना कभी ऑस्ट्रिया पावरफुल होगा, फिर ना कोई राज्य खड़ा होगा जो कोई कब्जा कर लेगा इन सब पार्ट पर। तो इन्होंने क्या किया कि एक संयुक्त रूप से राजा विक्टर इमैनुअल द्वितीय या विक्टर इमैनुअल सेकंड को फिर से राजा बनाया जाता है। और ये राजा बनने के बाद ये इटली को एक नए मुकाम पे पहुंचाता है। अगर कहा जाए, अब हमें दिखता है कि यह रोम अभी भी क्या है, इटली भी एक नहीं हुआ। रोम की समस्या है कि वो इटली में आना नहीं चाहता था। तो होता क्या है, 1871 यानी 1871 में आप देखते क्या है कि इटली जो चढ़ाई है, इटली जो है वो कहीं ना कहीं रोम पर अपनी सेना लगा देगा और चढ़ाई कर देगा, जिसके कारण रोम पर क्या करता है, इटली कब्जा कर लेता है।
और इसके बाद रोम को क्या कर देगा, राजधानी बना देगा, जो कैपिटल होगा वो क्रिएट कर देगा, यानी राजधानी बना देगा। तो सीधी सी बात है भैया, अब राजधानी के रूप में हम किसको देखते हैं कि राजधानी जो हमारी बनी है वो इटली की क्या हो गई, रोम हो गई। वो कब बनी थी, 1871 में। अब जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो क्या है कि एकीकरण हुई, एकीकरण की प्रक्रिया के पश्चात हम देखते हैं राजा के रूप में विक्टर इमैनुअल द्वितीय को, है ना। फिर जो आप देखते हैं ये जो पूरा चार्ट मैंने बनाया है कि हाँ इस तरीके से काम हो रहा है इटली में, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो यहाँ तक समझ में आया होगा, और अगली वीडियो में हम बात करेंगे जर्मनी के एकीकरण के ऊपर। तो आप बस ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दें आने वाले वीडियो